हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। भूगोल की जो आपकी यात्रा है उसमें ज्योग्राफी पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चों को मैं बता रहा था कि जैसे हम एक बुक कर चुके हैं पूरी, और दूसरी बुक जो विश्व के रेफरेंस से पूरी हो चुकी है, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और पाठ नंबर 3 भू संसाधन एवं कृषि हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इस चैप्टर की थीम के बारे में बताया था कि हम इसको संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं जो मनुष्य के उपयोग में आते हैं, हमने ये बात की थी, और हम भूमि के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे। हमने यहां पर हमने ये बात करी कि भू उपयोग में परिवर्तन क्या होता है, भू राजस्व विभाग करता है, और हमने जितने भी जो भू उपयोग में जो काम आते हैं वो सब चीजें हमने करी थी। दो फैक्टर यहां पर काम आते हैं और वो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, हम उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक आता है हमेशा, हम ये बोलते हैं कि निवल बोया गया क्षेत्र। ये भू उपयोग में नहीं है लेकिन कृषि की एक टर्म है ना। तो निवल बोया गया क्षेत्र। और दूसरा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्र, इसमें क्या डिफरेंस है आप समझिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप उदाहरण से समझेंगे कि जैसे आप यूं मान लीजिए कि ये एक खेत है, ठीक है, किसी व्यक्ति का खेत है। इस खेत के अंदर यहां पर मैं खेती कर रहा हूं, मेरा ही खेत मान लीजिए, मेरा खेत है, मैं यहां पर खेती कर रहा हूं, और मैं यहां पर पूरी मेरी जैसे मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर के करीब ये मेरा खेत है, यानी 1 बीघा जो भी है इतना है, मान लीजिए 10 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर इतने हिस्से पर मैं खेती कर रहा हूं, कितने हिस्से पर, इतने हिस्से पर, और यहां पर मैंने खेती कर ली है। और ये जो हिस्सा है ये मान लीजिए 50 वर्ग किलोमीटर। तो भूमि के जितने हिस्से पर मैं फसल करता हूं यानी उगाता हूं और उसको काटता हूं, वो क्या कहलाता है, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, जिसका दूसरा नाम है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। आप समझिएगा, यहां पर कुल क्षेत्र मेरे पास ज्यादा है, हो सकता है मैं किसी टाइम पे पूरे खेत पर खेती कर लूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है आपके कि पूरे खेत पर खेती कर लूं। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है कि आप पूरे एक खेत पर, जो एक पूरा आपका खेत है, उसके जितने भाग पर आप फसल उगाते हैं और काटते हैं, वो निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? सकल बोया गया क्षेत्र ये होता है कि आप इसको यूं समझिए कि जैसे आपके पास में खेत इतना बड़ा है और आपने एक कृषि वर्ष में आपके पास भूमि इतनी है, आप भूमि कर रहे हैं, आपने यहां पर एक बार एक पैदावार कर ली, ठीक है, और आपने गेहूं उगा लिया। जैसे आपने क्या उगा लिया, गेहूं उगा लिया, तो एक बार तो आपका निवल आ गया पूरा, जो भी, जैसे मान लीजिए 50 वर्ग किलोमीटर आपने खेती कर ली। लेकिन एक कृषि वर्ष में आपने दूसरी, जैसे मान लीजिए तो रबी की कर ली, आप खरीफ की फसल करना चाह रहे हैं और खरीफ की फसल कर लेते हैं आप, और खरीफ की फसल आपने दोबारा खरीफ की फसल कर ली इसमें और पूरे हिस्से पर कर ली, तो अब वापस जुड़ जाएगा 50। फिर आपने जायद की फसल कर ली, मान लीजिए आपने यहां पर आपने जायद की फसल कर ली यहां पर, तो आपके एक 50 और जुड़ जाएगा। तो सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, वो जो निवल बोया गया क्षेत्र, यानी जो आपने एक बार कृषि करी वो तो ही, उसमें आप जितनी बार कृषि करते हैं वो उसमें जोड़ते रहते हैं, तो इसमें कुल जितनी बार आपने क्षेत्रफल पे कृषि करी वो आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निवल बोया गया क्षेत्र आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से या तो बराबर हो सकता है या फिर कम होगा। ये कुल कितना है आपका, ये है, ठीक है, उस पे आप पूरी भूमि पर खेती कर सकते हो और कम पे भी कर सकते हो। लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र आपकी कुल भूमि से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी कुल भूमि इतनी है, लेकिन आपने जितनी बार भी किया उसको बार बार एड ऑन करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो सकल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बताइए क्या होता है, मैं आपको परिभाषा के हिसाब से बता देता हूं कि आप यूं समझिए कि आपके पास में निवल बोया गया क्षेत्र में क्या आएगा, आपके पास में आप यूं समझिए कि कृषि भूमि पर जितने भाग पर फसल उगाई व काटी जाती है उसे शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, या निवल बोया गया क्षेत्र
कहते हैं यह, मैंने बताया आपको, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है। यह कुल कृषि क्षेत्र, मान लीजिए कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बराबर या उससे कम होता है। अधिक नहीं हो सकता, कम होता है। हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ये आपकी कृषि भूमि है और आपने इस पर एक बार जो खेती कर ली, जैसे मान लीजिए टोटल कितनी है, 10 वर्ग किलोमीटर है और आपने इस पर पूरी खेती कर ली यहां पर, तो ये अपना शुद्ध निवल भोगा क्षेत्र है। लेकिन आप इस पर कितनी बार खेती करते हैं कृषि वर्ष में? आपने रबी में अलग करते हैं, आप खरीफ में अलग कर लेते हैं, आप जायद में अलग कर लेते हैं, तो टोटल मान लीजिए आपने 3 बार करी, तो 30 हो गया, तो ये सकल बोया गया क्षेत्र हो गया। तो सकल बोया गया क्षेत्र में क्या होगा कि वह कृषि भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष में जितनी बार फसल बोई जाती है वह काटी जाती है, फसल बोई व काटी जाती है, उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और सकल जो बोया गया क्षेत्र है वो या तो आपके शुद्ध बोए गए क्षेत्र से, सकल जो बोया गया क्षेत्र है, सकल जो बोया गया क्षेत्र, हम इसको यूं समझ सकते हैं कि ये शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कृषि वर्ष में एक ही बार करी खेती, आपने एक बार खेती करी तो निवल भी बराबर हो गया और सकल भी बराबर हो गया। तो सकल बोया गया क्षेत्र या तो कुल कृषि भूमि के बराबर हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, या समझिए आप इसके अंदर। तो ये एक तरीके से आ गया शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि यहां पर 10 तो क्या है, आपका 10 क्या है, ये सकल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और आपने एक बार खेती करी 10, फिर दूसरी बार करी 10, फिर 10 कर दी, तो ये 30 जो हो गया ये आपका सकल बोया गया क्षेत्र हो गया। और ये भी ध्यान रखिए कि निवल बोया गया क्षेत्र ये सकल बोए गए क्षेत्र से बराबर हो सकता है, सकल बोए क्षेत्र से बराबर हो सकता है, जैसे यहां पर बराबर हो जाए, लेकिन कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखना आप, ज्यादा कौन होगा, सकल बोया गया क्षेत्र ही ज्यादा होगा इसके अंदर। तो यानी आपके पास में एक यहां पर 3 चीज आ गई कि जो निवल बोया गया क्षेत्र कहीं पर भी आ जाए एग्जाम्पल पे, और यूं आ जाए कि सकल बोया गया क्षेत्र, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हम हो सकते हैं कि एक कृषि वर्ष में हमने एक बार जो खेती करी और पूरे कृषि वर्ष में हमने एक बार ही खेती करी, दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है क्या कि निवल बोया गया क्षेत्र वो ज्यादा हो जाए सकल बोए गए क्षेत्र से, सकल बोया गया क्षेत्र से ज्यादा हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक बार भी खेती करी दोनों, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, ये कभी भी आपका ज्यादा नहीं हो सकता। यूं आ जाए कि सकल बोया गया क्षेत्र वो ज्यादा हो सकता है कि निवल बोया गया क्षेत्र से? बिल्कुल ज्यादा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यानी दोनों को हम एक साथ कर लें, ये जो एक चीज है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपको बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग में परिवर्तन। हमने जो एक भू उपयोग का वर्गीकरण किया था वो भू राजस्व विभाग के आधार पर किया था। अब भारत में भू उपयोग में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है ये देखिए आप। तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के सापेक्ष, या हम यूं बात करें अर्थव्यवस्था के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। क्यों होता रहता है आपको रटना नहीं है, समझना है। अरे भाई, आपका भारत देश है, वहां पर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो जमीन है उसका उपयोग बदलेगा।
कृषि भूमि है, जनसंख्या पर दबाव होगा तो उसमें आपका बदलाव होगा। आपके जो आपका शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है उसमें बदलाव हो जाएगा। आपके जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वहां पर बदलाव होगा। तो हर तरीके से परिवर्तन होगा। और अर्थव्यवस्था में भी इस प्रकार से होगा। जब आप प्राथमिक अर्थव्यवस्था से द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में जाएंगे तो आपके भू उपयोग में परिवर्तन होगा। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं, वो आप इसमें रखना नहीं है, आपको समझना है। पहला है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में, जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहां के भू उपयोग में परिवर्तन आता है, क्योंकि संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जनसंख्या वृद्धि होने पर। जनसंख्या वृद्धि होने पर संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। साथ में ही दबाव के साथ में क्या होता है, उसमें हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं, कृषि भूमि पर भी दबाव बढ़ता है। कृषि भूमि पर भी दबाव बढ़ता है। उसके कारण हम जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि छोड़ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जिससे हमारा जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो उसमें बढ़ता है। निवल बोया गया क्षेत्र यानी जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वह काटी जाती है, इसमें बढ़ोतरी होगी आपके, यानी यहां परिवर्तन आ गया। साथ के साथ आपका जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो लोगों के लिए रहने के लिए घर भी चाहिए और अधिक सुविधा भी चाहिए। तो आप जो एक आपने जो पढ़ा था वहां पर भू उपयोग का वर्गीकरण पढ़ा था, वहां पर आपको समझ में आया होगा। एक मैंने लिया था गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वहां पर भी परिवर्तन हो जाएगा, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जनसंख्या का आकार जब बढ़ेगा तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और हमारे कृषि का जो स्वरूप है उपयोग का वो धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरा हम क्या ले सकते हैं? ये तो ए हो गया। मान लीजिए आपका बी है, वो आप ले सकते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे? कि जब हमारे देश का विकास हो रहा है, किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो पहले वह क्षेत्र प्राथमिक कार्यों में था, प्राथमिक कार्यों से वो द्वितीयक कार्यों में आता है, द्वितीयक कार्यों से वो तृतीयक कार्यों में आता है, तृतीयक कार्यों में आता है। और इस प्रकार जब उसके अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसके भू उपयोग में परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर हम प्राथमिक कार्यों की बात करेंगे तो हमको कृषि भूमि ज्यादा चाहिए, अगर हम द्वितीयक तृतीयक की बात करेंगे तो हमको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि ज्यादा चाहिए। तो बेटा मतलब परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो आपको रटना नहीं है, भारत में भू उपयोग में परिवर्तन जनसंख्या के आकार के बदलाव के कारण भी होता है और अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण भी होता है। तीसरा पॉइंट हम इसमें और देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट समझिए आप। तीसरा यह है कि आप ये बताइए कि अब जनसंख्या बदल रही है, हमारी जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, उनका व्यवसाय बदल रहा है, तो कृषि पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। जहां हम 75% थे, अब 2011 की जनगणना के अनुसार हम 68.8% के करीब हम किसमें है? हम कृषि कार्यों पर संलग्न है। तो यानी हमारा जनसंख्या का जो कृषि पर भार है, यानी कृषि में योगदान, वो कम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? तीसरा जो देखिए आप, कि आप यूं समझिए कि कृषि भूमि पर जो निर्भरता होती है, कृषि भूमि पर जो निर्भरता है, किसके रूप में? खाद्यान्न के रूप में। वो खाद्यान्न निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में यानी अपनी जो जीडीपी है उसके अंदर कृषि का योगदान तेजी से कम हो रहा है। कृषि का योगदान जो है वो तेजी से कम हो रहा है। तो यह भी एक परिवर्तन का कारण है और हो रहा है। बिल्कुल आप देखिए, कृषि का योगदान तेजी से कम हो रहा है और लेकिन कृषि भूमि पर निर्भरता वो कम नहीं होगी। मैं खेती करूं ना करूं, लेकिन मैं कृषि पर निर्भर हूं, खाद्यान्न के लिए निर्भर हूं। ठीक है ना? किसानी निर्भर नहीं है, आप भी उस पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से जो मेन परिवर्तन हो रहा है, वो पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। पहला हमने पढ़ लिया पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। दूसरा आपने इसमें पढ़ लिया कि जो आपकी इक्को के कारण हो रहा है, आपकी आर्थिक संरचना के कारण हो रहा है। और तीसरा आपके
कृषि के योगदान की तेजी से कमी के कारण हो रहा है कि आपका योगदान कम हो रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय की ओर मुड़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, अब इसमें परिवर्तन और हो रहा है जो हम पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि 1950-51 से 2014-15 तक भारत की भूमि उपयोग में कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, कुछ क्षेत्रों में वृद्धि व कुछ में कमी हो रही है, कुछ में कमी हो रही है। ठीक है, अब ये क्या हो रही है इसको समझिए, यहां से प्रश्न बनता है। क्या है, आप ये समझिए कि आप समझिए 1950-51 से लेकर 2014-15 तक भारत की भूमि उपयोग के कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, कुछ में कमी हो रही है। अब देखिए, यहां हम लेते हैं वृद्धि और यहां लेते हैं हम कमी। किस में वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है? कमी को हम थोड़ा दूसरे साइन से ले लेते हैं, ये हमारी कमी हो रही है, ये मान लीजिए ये आपकी कमी हो रही है। अब देखिए वृद्धि, देखिए आप वृद्धि क्या होगी, जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। अब लगता है कि हमको जैसे जैसे लकड़ियां होती है, जड़ी बूटियां होती है, या फिर जो पोल्यूशन हो रहा है हमारे पास में, जब जो चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको दूर करने के लिए पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक है। तो हमको वन क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, कृषि भूमि में बदला जाता है, या फिर गैर कृषि कार्यों में बदला जाता है, तो वनों में कमी आ रही है। तो यहां पर जो ध्यान दिया गया है वो पहला ध्यान दिया गया है, और उसमें वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये चीज है, जो वन क्षेत्र 33% होने चाहिए वो अब 21-22 से बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अब आप सोचिए किस में वृद्धि हो सकती है। मुझे पता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अभी मैंने पढ़ा था। तो कहां पर कौन सी भूमि का भाग बढ़ रहा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बिल्कुल सही। तो दूसरा जो हो रहा है वो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इसमें वृद्धि हो रही है। अच्छा तीसरा, जब आप गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि करेंगे, और मैंने भी वो तीसरा पॉइंट पढ़ाया था, आप ध्यान रखिए कि चाहे कुल जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान कम हो रहा हो, लेकिन हमारी निर्भरता कम नहीं हो रही, हमको खाद्यान्न चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, तो रटना नहीं, समझना है बेटा। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ा सा फैक्ट्स के आधार पर देखेंगे तो आपको याद रहेगा। चौथा, आप जब निवल बोया गया क्षेत्र करेंगे, आप उसका गहनतम उपयोग करेंगे, क्योंकि भूमि कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो आपकी प्रतिभूमि छोड़नी पड़ेगी। और प्रतिभूमि 3 थी। वर्तमान प्रतिभूमि जो 1 वर्ष तक छोड़ते हैं, 1 से 5 तक की कौन सी थी, पुरातन प्रतिभूमि, और जो 5 से ज्यादा छूट जाती है उसको कहते हैं अपन कृषि योग्य वर्त भूमि। लेकिन अब यहां पर ये अपन 5 साल ज्यादा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भूमि नहीं है कृषि के लिए इतनी। तो बढ़ेगी किसमें, वृद्धि किसमें होगी, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि होगी। वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो हम अच्छी पैदावार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, अब कमी किसमें हो रही है, देखिए आप कमी किसमें हो रही है, कमी देखिए आप, कमी होगी। अच्छा, अब मैंने कहा कि वर्तमान प्रतिभूमि बढ़ रही है, तो जो कृषि योग्य वर्त भूमि है, जिसको हम 5 साल तक खाली छोड़ रहे थे कि हम खेती नहीं करेंगे, अब छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, तो कमी हो रही है कृषि योग्य वर्त भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी हो रही है। अच्छा दूसरा, आप ही बताइए, कृषि योग्य वर्ग भूमि में कमी हो रही है। अच्छा मुझे बताइए कि पहले के टाइम में जो बंजर भूमि थी, बेकार थी, जिसको हम तकनीक की सहायता से काम नहीं ले पा रहे थे, छोड़ रखा था, लेकिन अब छोड़ देंगे, माना कि आप खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां फैक्ट्रियां बन सकती हैं, वहां घर बन सकते हैं, वहां पर अन्य कुछ साधन बन सकते हैं, तो अब उसको काम में ले रहे हैं, तो वहां पर कमी आ रही है। यानी बंजर व व्यर्थ भूमि जो है उसको आप काम ले रहे हैं, तो वो उसमें भी कमी आएगी। जब कृषि योग्य भूमि कम होगी तो आप आसपास के क्षेत्रों को काम लेंगे, जिसमें चारागाह भूमि, तो चारागाह भूमि को आप काम लेंगे, तो चारागाह भूमि में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, आपने आसपास देखा होगा, कुछ सालों के अंदर परिवर्तन देखा होगा कि भूमि खाली पड़ी थी, लेकिन अब वहां पर कई फैक्ट्रियां आ रही है या कुछ सरकार की योजनाएं आ रही है। चौथा आप कर सकते हैं इसमें हमारी कमी जो आ रही है आप कमी देखिए, जो
हमारी जो उपवन क्षेत्र थे, उपवन फसली उपवन क्षेत्र थे, जो बाग बगीचे वाली बात की थी, उसमें भी क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1950 से लेके 51 से 14-15 तक भारत की भूप्रयोग में किन भागों में वृद्धि हो रही है। तो ये आपके वृद्धि वाले भाग है। वन क्षेत्र में वृद्धि, गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, वर्तमान प्रति भूमि, और यहां पर कमी आ रही है। आपको रटना नहीं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। और वो कहां से, अगर आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद करना, सारा संपत्ति संसाधन जो था वो यहां पर था, यहां से निकला था, चारागाह भूमि से। तो हम उसको पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। उसमें क्या है, देखिए आप यूं समझिए, इसमें है कि भूमि स्वामित्व के आधार पर, भूमि स्वामित्व के आधार पर संपत्ति दो प्रकार की होती है। संपत्ति दो प्रकार की है। हम भूप्रयोग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पहली जो है वो है साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निजी संपत्ति संसाधन, निजी संपत्ति संसाधन भू उपयोग के हिसाब से। आप यूं मत सोचिएगा कि सर वैसे तो सरकारी भी होता है, निजी भी होता है, सार्वजनिक भी होता है, इस तरीके से नहीं, हम वहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम इस वक्त कृषि भूमि की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से साझा संपत्ति संसाधन होते हैं, भूमि को संसाधन मानते हुए बात कर रहे हैं हम। संपत्ति का मतलब यहां पर मकान से नहीं ले रहे हैं, पैसे से नहीं ले रहे हैं, किसी और चीज से नहीं ले रहे हैं। यहां पर हम संपत्ति का मतलब भूमि को लेकर ले रहे हैं। तो भूमि स्वामित्व के आधार पर संपत्ति दो प्रकार की है, साझा संपत्ति संसाधन और निजी संपत्ति संसाधन। अब हम पढ़ेंगे साझा संपत्ति संसाधन क्या होती है। देखिए हम इस पे बात करें कि इसको थोड़ा सा नए पेज पे ले हम, कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं, ये समझिए आप। साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे संसाधन या ऐसी संपत्ति जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो। तो यह क्या होती है कि इन संसाधनों पर संपूर्ण समाज का साझा या समुदाय के रूप में अधिकार होता है, कि समुदाय के रूप में वो उसका प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों पर संपूर्ण समाज का साझा व समुदाय के रूप में अधिकार होता है, समुदाय के रूप में अधिकार होता है। ये बात क्लियर हुई। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन से होते हैं। आप खुद देखिए, आपके गांव में अगर आपके मंदिर होगा या मंदिर के पास में जो भूमि होगी, तो वो पूरे गांव की लोग की होती है। या फिर आपके गांव के पास में कुछ चारागाह भूमि है, वहां पर ये नहीं है कि वो व्यक्ति वहां पर जाकर लकड़ियां काट सकता है या वहां पर जाकर जड़ी बूटी ला सकता है। पूरे गांव के लोग वहां पर अपना काम कर सकते हैं। एक निश्चित मतलब उसमें परमिशन मिलती है थोड़ी सी, और आप उसमें ला सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सबका अधिकार होता है उसके अंदर। तो वो सारा संपत्ति, एक गांव का तालाब होता है तो वो भी एक सारा संपत्ति संसाधन होता है, उस पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो इन संसाधनों पर संपूर्ण समाज का साझा समुदाय के रूप में अधिकार होता है, यानी वो एक समुदाय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, समुदाय के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये होता किसके अधीन है, ये वैसे सरकार या फिर हम यूं कह सकते हैं पंचायत के अधीन होता है। अगर गांव के अंदर बात करें तो पंचायत के अधीन संपत्ति होती है, पंचायत के अधीन संपत्ति होती है। अच्छा, यही है क्या। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट बात देखते हैं हम इसमें कि ये संसाधन जो होते हैं, मैंने बताया पंचायत सरकार के अधीन होते हैं, कि ये संसाधन गांव के भूमिहीन किसान और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जीवन यापन का साधन होते हैं।
कौन संसाधन? साझा संपत्ति संसाधन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? एक तो कि संसाधन वो होते हैं जिसमें संपूर्ण समाज का अधिकार होता है साझे के रूप में। ये किसके अधीन होते हैं? ये सरकार या पंचायत के अधीन होते हैं। और ये संसाधन गांव के भूमिहीन किसान कौन से होते हैं? जो खेतों में काम तो करते हैं लेकिन पर जमीन नहीं होती है, वो पर घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे संसाधन, ऐसे भूमिहीन किसान होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कमजोर उनके लिए क्या होते हैं? ये जीवन यापन का साधन होते हैं, जीवन यापन का साधन होते हैं। अच्छा, किस प्रकार से रूप में होते हैं ये देखिए आप, कि ये लोग क्या करते हैं? इन संसाधनों से ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लकड़ी, जड़ी बूटी, लकड़ी किसके रूप में? कैसे भी मान लीजिए ईंधन के रूप में भी काम ले सकते हैं, ईंधन के रूप में जड़ी बूटी हुई, शहद हुआ, ये यहां पर, या पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा इन संसाधनों से प्राप्त करते हैं। और सबसे खास जो होता है वो इन संसाधनों का उपयोग करती है गांव की महिलाएं, गांव की महिलाएं करती है। और ये महिलाएं किस रूप में करती है? ये वहां से ईंधन के लिए लकड़ी लेकर आती है। ईंधन के लिए क्या लेकर आती है? लकड़ी। कि गांव की जो महिलाएं होती है वो ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में इन सारा संपत्ति संसाधनों का उपयोग करती है, वहां से पास के जंगल में से, पास के चारागाह में से ऐसी लेकर आती है। अच्छा, दूसरा देखिए आप, एक और मेन जो फैक्टर है वो देखते हैं आप इसमें। इन संसाधनों को हम साझा संपत्ति संसाधन तो कहते ही हैं, साथ ही साझा प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, इनको साझा संपत्ति, साझा प्राकृतिक संसाधन या सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी समाज या गांव के प्रत्येक सदस्य इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको हम सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं या सारा प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम वन क्षेत्र की बात करें, जो वन भूमि होती है उसका कोई भी उपयोग कर सकता है, या गांव के जो तालाब होते हैं उनका भी कोई भी उपयोग कर सकता है। इस तरीके से हमने सारा संपत्ति संसाधन को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश की है। गांव के जो लोग होते हैं बिल्कुल साझे के रूप में, समुदाय के रूप में उपयोग करते हैं, सरकार या पंचायत के अधीन होते हैं। साथ में हमने ये पढ़ लिया कि इन संसाधनों का जो मेन जो उपयोग करते हैं, भूमिहीन किसान हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हुए, और गांव की हमारी महिलाएं तो चारे व ईंधन के लिए लकड़ियां लेने के लिए वहां पर जाती हैं। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रकार है वो आप देखिए, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं भू स्वामित्व के आधार पे, उसको कहते हैं निजी संपत्ति संसाधन। निजी संपत्ति संसाधन। और ये संसाधन कौन से होते हैं? जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। और जब निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसका उपयोग भी कौन करता है? वो व्यक्ति ही करता है। यानी इसका उपयोग का अधिकार भी किसको होता है? निजी व्यक्ति को ही होता है, यानी उस स्वयं को होता है, जिसका अधिकार है उसको उसका उपयोग होता है। इसलिए इसको हम निजी संपत्ति संसाधन कहते हैं। जैसे किसी गांव के जो से कोई बागान होता है, जैसे मान लीजिए आंवला का बाग है किसी का, तो उसमें आप जाकर बाग आंवले तोड़ नहीं सकते, तो वो किसका होगा? एक निजी व्यक्ति का होगा। तो ये एक निजी संपत्ति संसाधन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने सरल और सहज शब्दों में पढ़ने की कोशिश की है। और याद रखिएगा, जो मैंने निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र पढ़ाया था, वो आगे बड़े एग्जाम में भी आता है। आप स्कूल लेक्चरर की कहीं पर भी तैयारी करेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन पुटअप होता है। और साथ में हमने भू उपयोग को पढ़ा, जिसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या, आपकी आर्थिक संरचना, और आपका जो हमारी अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि का जो योगदान है वो प्रभावित करता है। साथ में हमने भू स्वामित्व के जो दो प्रकार पढ़े, जो स्वामित्व के आधार पे, एक तो साझा और एक निजी संपत्ति संसाधन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देखिए और आगे यूं ही पढ़ते रहिए। अब एग्जाम में भी समय कम है, तो फिर समय जब कम है तो फिर आपके प्रयास ज्यादा होने चाहिए, और इन्हीं प्रयासों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।